हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज बात करेंगे जीजीएस आईपीयू के अपकमिंग सीईटी एग्जाम के पैटर्न की, स्पेसिफिकली फॉर मास्टर्स इंग्लिश एंट्रेंस। कैसा रहने वाला है एग्जाम से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड हियर। आप जानते हैं आईपीयू के एडमिशंस होंगे सीईटी और सीयूईटी के थ्रू। सीईटी की एग्जामिनेशंस को प्रेफरेंस दी जाती है, उसके बाद अगर सीट्स विल स्टिल बी एम्प्टी, द वेकेंट सीट्स आफ्टर एग्जॉस्टिंग द मेरिट लिस्ट ऑफ सीईटी विल बी फिल्ड थ्रू मेरिट लिस्ट ऑफ सीयूईटी, जिसके चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं। सीईटी में ही लगभग सभी सीट्स फिल हो जाती हैं। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। लास्ट ईयर तो बहुत कंफ्यूजन हुई थी कि वेदर सीईटी विल बी देयर और सीयूईटी। इस साल पिक्चर थोड़ी सी क्लियर है, दैट वे यू आर लकी। 2023 में मेरे ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर नहीं हुए थे बिकॉज इनिशियली वी वर थिंकिंग कि सीयूईटी के थ्रू ही एडमिशन हो जाएगा। द पिक्चर वाज नॉट मच क्लियर इन 2023। 2022 में येस, मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स डिड अपीयर एंड डिड गेट वेरी गुड रैंक्स इन 2022 जीजीएस आईपीयू, और उसी पेपर का मैंने एनालिसिस भी किया है। एक सेपरेट वीडियो है, आपको बिल्कुल इसी थंबनेल के साथ मिल जाएगा। अगर आप सर्च करेंगे 2022 आईपीयू क्वेश्चन पेपर एनालिसिस और मेरा नाम डालेंगे सर्च बॉक्स में, तो यू विल इजीली बी एबल टू गेट इट। काफ़ी आइडिया मिल जाएगा आपको उस वीडियो से। तो बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं है इस साल। कल्चर थिंग हैज़ बीन एडेड। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पहले भी था, जनरल अवेयरनेस भी पहले भी था, कल्चर थिंग हैज़ बीन एडेड, और लिटरेचर भी ऑलरेडी था। और पहले सब्जेक्टिव हुआ करते थे। आई होप कि इस बार सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा। अगर बाय चांस आ भी जाता है आपको कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आई होप कि मैनी ऑफ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर जीएमआई ऑल्सो। और जितना भी आपने पढ़ा है, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर पढ़ा है, उसमें से कोई न्यू क्लासिकल एरा, रेस्टोरेशन एरा, अगर सब्जेक्टिव आ गया 1% चांस, तो आप उसके लिए भी अपीयर कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाएंगे। तो ऑल्दो पैटर्न में लिखा नहीं है, यूनिवर्सिटी के क्यूरिकुलम में नहीं लिखा है कि सब्जेक्टिव आएगा, लेकिन आपको हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। आपकी फैसिलिटी के लिए मैं एक क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी 26 अप्रैल को, जिसमें लाइव डिस्कशन रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, प्लस पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ, अप्रॉक्सीमेटली 200 क्वेश्चंस विल बी देयर, प्लस हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर की पीडीएफ, प्लस एमसीक्यूज की पीडीएफ, दैट विल ऑल्सो बी गिवन। तो आप में से जो भी लाइव सेशन अटेंड करना चाहे वो करिए। आज की वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ यहाँ पर। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में होंगे, और जो मैं आपके साथ लाइव सेशन करने वाली हूँ उसमें तो हम एक एक्सटेंसिव रिवीजन करेंगे इस पेपर के लिए। यही रिवीजन आपके जेएमआई एग्जाम में भी बहुत काम आएगी, एटलीस्ट लिटरेरी पार्ट की। विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय एडवर्ड सईद? नॉट पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। द करेक्ट आंसर हियर इज इमेज म्यूजिक टेक्स्ट। वाई? Because image music text is something written by Edward, not by Edward Said, but by Roland Barthes. नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस लव पिकॉक की राइटिंग से लेकर है 4 एजेस ऑफ पोइट्री वॉज रिटन बाय हिम, जिसके रिप्लाई में पीबी शैले ने भी डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा था। 4 एजेस ऑफ पोइट्री 1820 का एक ऐसे है, रिटन बाय थॉमस लव पिकॉक। काफ़ी सिग्निफिकेंट था पोइट्री की अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन स्टिमुलस था पीबी शैले के लिए। इसी वजह से उन्होंने 4 एजेस ऑफ पोइट्री को रिप्लाई या रिवॉल्ट करते हुए डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा। मैं यहाँ जितने भी क्वेश्चंस आपसे करूंगी, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि इन क्वेश्चंस में आपने कितना स्कोर किया। Which of the following is not a poetic play by T.S. Eliot? Sweeney Agonistus, Murder in Cathedral, Family Reunion. The correct answer is none. ये तीनों ही plays verse में लिखे गए हैं, तो we will call it verse play, so none is the right answer. Arms and the Man by G.B. Shaw is divided into how many acts? The correct answer is option D, 3 acts. आर्म्स एंड दी मैन से रिलेटेड आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं सर्च बॉक्स में। आर्म्स एंड दी मैन और मेरा नाम पूनम दुआ अगर पुट करेंगे तो यू विल इजीली बी एबल टू गेट द रिजल्ट। जीबी शॉ का आर्म्स एंड दी मैन है, डिवाइड किया गया 3 एक्ट्स में, जिसमें से कि फर्स्ट एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट डिस्प्लेस द फीमेल प्रोटेगनिस्ट रायनास romantic notions of war.
नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ किसके साथ एसोसिएट है? दिस इज एसोसिएटेड विद एस.टी. कॉलरिज। 1817 की एक टर्म है, कॉइन्ड बाय एस.टी. कॉलरिज इन हिज बायोग्राफिया लिटरेरिया, जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया है कि अ राइटर कोड इन्फ्यूज ह्यूमन इंटरेस्ट एंड अ सेम्बलेंस ऑफ ट्रूथ। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो कि लगता है हमें इलॉजिकल हैं, बट वी नो कि इट इज गुड फॉर एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड वी somehow digest that disbelief. So we believe in that supernatural thing, that illogical thing, that unnatural thing. That is what we call willing suspension of disbelief. जानबूझकर हम disbelief करते हैं लॉजिक में। यहाँ पर आपके लिए एक स्टेटमेंट है, हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन जनरल ड्रामा ऑफ पेन। कौन से फिगर ऑफ स्पीच है? आई नो आप में से कई लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, थॉमस हार्डी की मेयर ऑफ कास्टरब्रिज से ली गई फेमस लाइन्स हैं, एंड दिस इज अ मेटाफर। हैप्पीनेस को कंपेयर किया गया है विद अ जनरल ड्रामा ऑफ पेन विदाउट यूजिंग एजर लाइक। एजर लाइक हम लोग यूज करते तो वो सिमिली होता, लेकिन यहाँ पर सिमिली नहीं है, तो इट इज मेटाफर। And these lines, read the lines that follow the answer the question based on them. Created half to rise and half to fall, great lord of all things, yet a prey to all. एक ही लाइन में पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर वी कैन से ऑपोजिट बातें की गई हैं। क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल। समथिंग इज क्रिएटेड हाफ टू राइज हाफ टू फॉल, समथिंग इज ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स एंड द सेम थिंग इज अ प्रे विक्टिम टू ऑल। तो एक ही चीज के बारे में अगर हम दो ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं तो दैट मीन्स कि दैट इज अ पैराडॉक्स। तो इन लाइंस में एक पैराडॉक्स यूज किया गया, तो मैन स्टेट इन द वर्ल्ड बेसिकली इज पैराडॉक्सिकल। ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द सिनोनिम ऑफ एपिथेटिक? एपिथेटिक मीन्स समथिंग विच इज वेरी unfriendly to someone, showing very strong dislike, और उसी तरीके का एक वर्ड है hostile. Hostile also means showing a very 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 strong dislike, very unfriendly. For example, if I say her parents were openly hostile to me, her parents were apathetic towards me. So option A here is the best suitable option. तरीके के क्वेश्चंस आपको आएंगे इंग्लिश से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड और इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। 60% तो लिटरेचर से रिलेटेड होंगे। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एलिगेंट? एलिगेंट का यहाँ पर सबसे अच्छा सिनोनिम है ग्रेसफुल। एलिगेंट का मतलब है स्टाइलिश, टेस्टफुल, बहुत अच्छे मैनरिज्म्स के साथ कुछ कैरी किया गया, दैट इज ग्रेसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्टिव पैसिव से है। इंग्लिश नॉलेज का टेस्ट होगा आपका अच्छे से। एक्टिव पैसिव, नरेशन, प्रीपोजिशंस, नाउन, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, एवरीथिंग विल बी देयर। तो इनमेट्स dash well by their caretakers, were not being treated, were not treating, have not being treated, was not being treated. तो by है तो we know कि this is passive voice, तो by है तो वर नॉट ट्रीटिंग, ऐसा कोई भी फॉर्मेशन पैसिव में नहीं होता। बेस्ट आंसर इज वर नॉट बीइंग ट्रीटेड वेल बाय देयर केयरटेकर्स। एक्टिव पैसिव वॉइस की अगर आप अलग से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आई डू हैव अ फुल प्लेलिस्ट, अगर आप करना चाहते हैं प्रिपेयर तो कमेंट्स में बोल दीजिए, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक टू दैट प्लेलिस्ट। अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस होंगे। सतपुरा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इस तरीके के कुछ इंफॉर्मेशन, बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। सतपुरा टाइगर रिजर्व, वी कैन से ऑल्सो नोन एज सतपुरा नेशनल पार्क, लोकेटेड एट नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। Next question, who is empowered to declare national emergency in India? आर्टिकल 352 के अंडर आता है इमरजेंसी को डिक्लेयर करना, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। एंड द राइट्स आर इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट. President can declare a national emergency when the security of India or a part of it is threatened by war or by any sort of external aggression or any sort of armed rebellion, any fear of war.
then emergency can be declared and the rights are in the hands of president. आजकल का क्वेश्चन कर रही हूँ अब मैं. नाट्य शास्त्र, द मेन सोर्स ऑफ इंडियाज क्लासिकल डांसेस, वॉज रिटन बाय होम? भारता मुनि इज द राइट आंसर. जिसने भी मेरे साथ पूरा साल पढ़ाई की है उसके लिए तो ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन बन चुका होगा. नाट्य शास्त्र, भारता मुनि. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द पेंटर ऑफ द फेमस पेंटिंग कॉल्ड भारत माता? काफी पॉपुलर पेंटिंग है ये. करेक्ट आंसर है अबिंद्रनाथ टैगोर. भारत माता एक एपिक पेंटिंग है बाय सेलिब्रेटेड इंडियन पेंटर Abindranath Tagore. This painting depicts Bharat Mata as Lakshmi, the goddess of plenty, clad in the apparel of Vaishnava nun. Abindranath Tagore जी belongs to the family clan of Rabindranath Tagore. उनके नेफ्यू हैं. ये है वो भारत माता की पेंटिंग जो कि काफी पॉपुलर है. इसके साथ ही एक और पेंटिंग है उनकी बनाई हुई, वो भी इक्वली पॉपुलर है, डेथ ऑफ शाहजहां. We have reached to question number 15. The Sangeet Natak Academy of India recognizes 8 dance forms of Indian classical dance. Which of the following is not included? Not included में यहाँ पर आएगा ऑप्शन E, that is छाव. ये हैं वो 8 डांस फॉर्म्स जो कि संगीत नाटक अकेडमी की रिकॉग्नाइज की हुई हैं. भरतनाट्यम फ्रॉम तमिलनाडु, कथक फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया, कथकली फ्रॉम केरला, कुचिपुड़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर, मोहिनीअट्टम फ्रॉम केरला, ओडिसी फ्रॉम ओडिशा एंड सत्रिया फ्रॉम असम. कुछ इसी तरीके का एक सेशन मैंने कंडक्ट किया था CUET एमए इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम से एक दिन पहले, और अब मैं IPU पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे. जिसने भी मेरे साथ CUET का प्रिपेयर किया था एग्जाम, डू नॉट थिंक कि दिस इज अ डुप्लीकेशन. सभी क्वेश्चंस और पैटर्न्स बिल्कुल IPU के एग्जाम से मैचिंग होंगे. तो आप ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं. टाइमिंग हैज बीन गिवन हियर 5 PM to 7 PM 26th April for IPU, GGS IPU Masters English Practice. Thanks a ton to all of you for watching my videos, and please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in comments.